एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स अलग अलग आते गए। तो स्टार्टिंग में हमारे पास आई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने बोल दिया कि एटम इनडिविजिबल होता है, इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, उससे कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो बेसिकली इस तरीके से कोई भी हाइड्रोजन का मान लो एटम है तो इस तरीके से देखिएगा, उसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी चीज़ में तोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद हमारे पास थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल आया, उसके बाद में आया ये। क्यों आया? तो देखो इसमें क्या हुआ था, थॉमसन ने कैथोड रे डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। यहाँ पे इस तरीके से इसको गर्म किया गया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पोटेंशियल लगाया कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक्सेलरेट हुए, उनकी कुछ वेलोसिटी आई। यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रखा कि हम देख पाए यार इलेक्ट्रॉन का हमने E/m कंपेयर कर लिया H+ आयन के हिसाब से। तो उससे हमें पता चल गया ओ हमारे पास एक बहुत ही कम मास का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और जैसे ही हमें ये चीज़ पता चल गई तो उन्होंने बोला यार ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाकी का पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है? तो उससे हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल इस तरीके से आता है। बोला गया उन्होंने कि यहाँ पर जो हमारे पास, अब देखो हमारा जो एटम है वो तो न्यूट्रल होता है, तो हमारे पास प्लस चार्ज का पूरा इस तरीके से न्यूट्रल बॉडी रहेगी और उसके बीच में छोटे छोटे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन को हमने डिटेक्ट कर लिया था। ये चीज़ हमें थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल से पता चलती है। उसके बाद के जो मॉडल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। फिर आया हमारे पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, अब हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी लेकिन न्यूक्लियस अभी हमें पता नहीं था क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से गोल्ड की शीट ली, बहुत ही पतली। गोल्ड को क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड बहुत हैवी मेटल होता है, उसके एटम्स बहुत ही हैवी होते हैं, इस तरीके से वो रहते थे। और यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उनको यहाँ से स्कैटर किया। अगर हमारा प्लम पुडिंग मॉडल सही होता, प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से क्या होता है, ये जो पूरी स्पेस है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज से बनी होती और उसमें बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स ऐसे जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा शायद उनको रिपल्शन फील होता, लेकिन वो इस तरीके से सारे के सारे सीधे निकल जाते हैं, कुछ हमें पैटर्न देखने को मिलता। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। हमने क्या देखा कि यहाँ पर से कुछ तो इस तरीके से डेविएट हो रहे थे और कुछ एकदम पीछे भी इस तरीके से आ रहे थे और मोस्टली अनरिफ्लेक्टेड इस तरीके से सीधे चले जा रहे थे। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल में हमने क्या देखा था कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है और थोड़े थोड़े से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो करेक्ट नहीं है। इंस्टेड ये प्रपोज किया गया कि भाई हमारे पास एटम के अंदर पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेंटर में बहुत छोटे से हिस्से में कंसंट्रेटेड होते हैं, बाकी पूरा एम्प्टी स्पेस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाते हैं। ये सब चीज़ें तो खैर बाद में आ जाती हैं, लेकिन इसमें हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, वो सब चीज़ें हम देख लेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट पास अनडिफ्लेक्टेड, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए। इसका मतलब बहुत सारी जगह उसमें खाली है हमारे पास। इस तरीके से जो एटम था उसमें यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, सीधा निकल जाएगा अनडिफ्लेक्टेड। ये पूरा एम्प्टी स्पेस है। फ्यू डेविएट एट 180 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हैवी होगा, तभी यहाँ से हमारे पास अल्फा पार्टिकल आएगा तो वापस रिपेल होकर के पीछे आ सकता है। अगर इसका वजन कम होता तो ये दोनों ही आगे चले जाते। कोलिजन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, राइट। तो इससे हमें पता चल जाता है पूरा का पूरा चार्ज और पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है, वही हमारा न्यूक्लियस होता है। तो इससे हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो जाती है। अब इसके बाद ऐसा मॉडल बनाया कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हमारे पास सेंटर में तो उसका न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो जो चीज़ें होती है वो होती हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है? देखो भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है यानी कि वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके पास होगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है चार्ज का। और जब भी चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें से EM वेव्स निकलती हैं, एनर्जी डिसिपेट होती है। तो इवेंचुअली एनर्जी डिसिपेट होते होते इलेक्ट्रॉन क्यों जाकर के न्यूक्लियस में नहीं गिर जाता है ना। तो यही है व्हाई डज इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल। तो उसको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे रदरफोर्ड, इसलिए ये इसकी प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़ वाई डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो वहाँ पर स्पेक्ट्रम को हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी इसमें दो तरह की कैलकुलेशन हमें देखनी होती है। उन दोनों कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल में दो तरह की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। उसको बोला जाएगा पहली बात तो अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोल्ड होता था या हैवी इस तरीके से एटम होता था, यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल्स को इस तरीके से भेजते थे। दिस इज
अल्फा पार्टिकल, और यहाँ से आके वो स्कैटर हो जाता था। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़, हमारे पास एक होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? मान लो ये हमारे पास इस तरीके से एटम है, उसका सेंटर ऑफ मास या उसका न्यूक्लियस जहाँ पर था वो वाली लाइन ये है, और ये हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस इज बी। उसके बाद ये यहाँ से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये डिफ्लेक्शन का एक एंगल होता है थीटा। दो तरह की हमारे पास कैलकुलेशन हो जाती है। पहली चीज़, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा पर यूनिट टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू हमारे पास 1/sin⁴ थीटा बाई 2। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ठीक, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास जो बी की वैल्यू आती है, बी इम्पैक्ट पैरामीटर विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2। तो हमारे पास दो तरीके के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। In Rutherford scattering experiment, the number of alpha particles scattered at 60 degree is 5 × 10⁶. The number of alpha particles scattered at angle 120 degree will be। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हमको बोला गया है कि यहाँ पर से इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स आते थे, 60 डिग्री पर जो हमारे पास इस तरीके से स्कैटर हुए उनकी संख्या है 5 × 10⁶। यहाँ से 120 डिग्री, देखो यहीं से हमें नापना होगा 120 डिग्री। इस एंगल पे जो स्कैटर हो रहे होंगे उनकी संख्या कितनी है? यहाँ पर हमारे पास n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है सी। कैसे आया देखो, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n2/n1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे की पावर आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से 4। वैल्यूज़ खाली रखते जाओ। थीटा 1 कितना था हमारे पास? 60 डिग्री है ना। ये हो जाएगा साइन 60/2 यानी कि साइन 30 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ऑफ 60। इसकी पावर हमें 4 करनी पड़ेगी, विच विल बी इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाता है हमारे पास 1/9। n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 डिवाइडेड बाई 9। n1 की वैल्यू कितनी थी? 5 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 9। सी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही लल्लू सा ये सवाल था। √d1 and √d2 are the impact parameters corresponding to scattering angle 60 degree and 90 degree respectively when an alpha particle is approaching a gold nucleus. For d1 is equal to x times d2 for the value x will be। तो बहुत ही सिंपल सा अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक एटम है, और हमारे पास यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था, और फिर वो किसी थीटा एंगल पर इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये होता है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। हमारे पास अगेन रिजल्ट है बी इज इक्वल टू नहीं, बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके रिजल्ट निकालो जो भी पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है 3। सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास आता है b2/b1 विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कॉट ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से b2/b1 की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी? देखो ये है √d2, दिस इज b2, दिस इज अंडर रूट ऑफ d2/d1। हमें बेसिकली इस तरीके से पता चल जाएगा। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? कॉट ऑफ थीटा 2 कितना है? 90 डिग्री। तो कॉट ऑफ 45, कॉट 45 जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आ जाता है अपने पास कॉट ऑफ 30। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो कॉट 45 की वैल्यू तो 1 हो जाती है ना। ये हो जाता है हमारे पास 1/tan30, तो ऊपर आ जाएगा tan30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है d2 इज इक्वल टू d1/3। हमसे पूछा है d1 इज इक्वल टू 3d2, तो x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं यहाँ पे, तो इसको छोड़ के मत जाना एग्जाम में।
ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 11th और 12th की पूरी थ्योरी और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सब कुछ कवर कर लिया गया है। 40 वीडियो है जेई मेन के, 40 वीडियो है जेई एडवांस के, सब कुछ आपको मिल जाता है जेई मंथ में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करो। साथ में कलरफुल हैंडमेड पीडीएफ जो बहुत अच्छी रहेंगी आपको रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। सारे के सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। जी हाँ, कोई भी उसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल हैंडमेड नोट्स हैं, डाउनलोड करो। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक पैन इंडिया रोड ट्रिप पे व्लॉग बनाऊंगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ हम मिलेंगे अब कोर्स में या फिर व्लॉग में, दैट यू डिसाइड। बाय बाय, सी यू टुमारो।